नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देख लेते हैं, CSR। हाँ, पेज नंबर 185, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज CSR। अब ये CSR वाला टॉपिक अपन ने EET में भी डिस्कस किया हुआ है, आपने EET पढ़ा होगा, उसमें कंटेंट था, वही टॉपिक रिपीट है, वहाँ शॉर्ट में था, यहाँ थोड़ा चैप्टर के फॉर्म में दिया है। कंपेरेटिवली आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे पर बेसिक फॉर्मेट वही रहने वाला है। तो बेसिक एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। आपके कुछ ध्यान में है CSR में एग्जैक्टली क्या था जो आपने पढ़ा, उसमें से कुछ पॉइंट्स बता दो। हाँ, क्या करना होता है उसमें? हाँ, अगर उन पे एप्लीकेबल है तो ठीक है। तो रेफरेंस का जो सेक्शन हमने देखा था 135, उसमें उन्होंने बोला था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम कंपनी से मैंडेटरीली करवाया जाएगा। मतलब कंपनी ने इतना पैसा कमाया है, इतनी वेल्थ क्रिएट की है, तो वो इन्वेस्टर्स और लोगों की वजह से ही हुई है ना। लोगों ने उनके प्रोडक्ट सर्विसेज को इतना यूटिलाइज किया, अप्रिशिएट किया, तो जाके कंपनी उस स्केल पे पहुंची है। आज कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत सोशल वर्क करके सोसाइटी में वो पैसों का कुछ बेनिफिट आगे पास ऑन करे जो उन्होंने इतना अर्न किया। तो इसके लिए कंडीशन रखी गई कि जो कंपनीज एलिजिबल है वो सारी कंपनीज को CSR एक्टिविटी मैंडेटरीली करनी, ये हमने देखा। अब एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है पेड अप कैपिटल, टर्नओवर, प्रॉफिट, ये सब चीज़ों पे, कि एक लिमिट से ऊपर अगर आप जा रहे हो तो कंपलसरी है कि आपको CSR एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और बहुत ज़्यादा आपसे पैसा खर्च करने के लिए बोल नहीं रहे। प्रॉफिट परसेंटेज में बहुत नॉमिनल परसेंट बोला है, ध्यान में कितना परसेंट था? 2%, ठीक है। तो सिर्फ 2% आपको अपने प्रॉफिट्स का खर्च करना है हर साल फॉर सोशल वेलफेयर, तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये कंपनीज के लिए तो लायबिलिटी है कि अब ये सब काम पे भी ध्यान देना पड़ेगा, बट क्योंकि लीगल प्रोसीजर है तो मैंडेटरी है, नहीं फॉलो करोगे तो कॉन्सिक्वेंस में वापस वो पेनल्टी और लीगल एक्शन आएगा। तो उससे बेटर है कि आप इस चीज़ पे फोकस करो। तो अपने बात कर रहे थे शेड्यूल नंबर 7 की। तो सेक्शन 135 के साथ जो शेड्यूल 7 है, टोटल एक्ट में है ही 7 शेड्यूल्स। तो उसमें जो लास्ट वाला है वो CSR एक्टिविटीज़ को लिस्ट करता है। उसमें बताया हुआ है कि आप ये सारी एक्टिविटीज़ में से 1 और मोर कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो जिससे ये माना जाएगा कि आपने CSR का पार्ट प्ले कर दिया या उसका खर्चा कर दिया। अभी कोविड के टाइम पे ये CSR रूल्स में गवर्नमेंट ने चेंजेस भी किए थे, तो उसका अपडेट भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। EET में बहुत डिटेल में नहीं गए थे, यहाँ डिटेल में बात होगी। जो कोविड वाले फंड्स हैं, जो PM केयर फंड्स की बात हो रही थी, तो PM केयर वाले फंड को इसमें ऐड किया और सारी कंपनीज को बोला कि अगर आप PM केयर फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करते हो या वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए प्रमोशन करते हो, लोगों को अवेयर करते हो, उस पर खर्चा करते हो, तो हम CSR एक्टिविटी में उसको मानेंगे। तो एकदम सही टाइम पे सही डिसीजन लिया कि इस पॉइंट पे अगर उसको CSR में ऐड कर देंगे तो सारी कंपनीज अपना 2% का कोटा पूरा करने के लिए डेफिनेटली ये CSR वाली एक्टिविटी के नाम पे कोविड वाला काम करेंगे। तो उससे क्या होगा, अपने आप कोविड वाली जो सिचुएशन है उसमें गवर्नमेंट को भी एक प्राइवेट सेक्टर का भी सपोर्ट चाहिए, वो भी मिल जाएगा, और सामने उनको टैक्सेशन में आज रिलीफ या उनका जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए CSR को, वो भी मिल जाएगा। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। तो इमीडिएटली ये CSR वाला पॉइंट उन्होंने रेज कर दिया था और उसमें ऑल्ट्रेशन हो गए थे, वो भी देखेंगे यहाँ पे। अब आप ये फर्स्ट पेज पे आप देखोगे 185 पे, तो ये पूरा टॉपिक में उन्होंने वो बेसिक लैंग्वेज आपको समझाई कि एग्जैक्टली ये सब क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। वो रीडिंग वाला पार्ट है, उसकी लैंग्वेज पे अभी नहीं जाएंगे क्योंकि टेक्निकल कुछ नहीं है, सेक्शन का पार्ट नहीं है, इंट्रोडक्शन है। और पूरा इंट्रोडक्शन लर्न करने की जरूरत भी नहीं है। आप इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे सिलेक्ट कर लो जिसमें से बात कन्वे हो जाए, और आपका कोई भी आंसर हो उसमें इंट्रोडक्शन में यूज करना हो ना, तो ये फर्स्ट पेज का डेटा आप यूज कर सकते हो। तो इतना इनफ है, पूरा वर्ड टू वर्ड लर्न करने की कोई नीड नहीं। आगे बढ़ रहे हैं, 135 सेक्शन आ गया। अब ये स्पेसिफिक बातें होंगी। यहाँ बोला कि CSR का जो पॉइंट है वो किसके ऊपर अप्लाई होगा, कौन सी कंपनीज के लिए मैंडेटरी होगा कि उनको CSR एक्टिविटी करनी पड़ेगी। देखते हैं। फर्स्ट उन्होंने बोला अगर आपकी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा है तो मैंडेटरी, या फिर अगर टर्नओवर देखा जाए वो 1000 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा है, या फिर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ रुपए या उससे ऊपर है। ये और बोला है, मतलब तीनों में से कोई भी एक लिमिट क्रॉस होगी ना, आप CSR एक्टिविटी में आ जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे, कंपलसरी आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, CSR रूल्स हैव वाइडन द एम्बिट फॉर कंप्लायंस ऑब्लिगेशन टू इंक्लूड होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज एज वेल एज फॉरेन कंपनीज whose branches or project offices are in India which fulfill the criteria specified above। तो आपकी कंपनी पे अगर ये क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है तो आपकी होल्डिंग पे भी सेम क्राइटेरिया अप्लाई होगा, उसके लिए भी चेक करना पड़ेगा। सब्सिडरी के लिए भी सेम क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा, और अगर फॉरेन कंपनीज है जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है तो उनकी इंडियन ब्रांचेस पे भी CSR अप्लाई होगा। तो सभी को इन्होंने कवर कर लिया। भाई समाज सेवा का काम है तो हर कोई कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, इसमें कंपनी के फॉर्मेट के बेस पे डिफ्रेंसिएशन करने की कोई नीड नहीं, इसलिए बोला है ये लोग कवर होंगे। नीचे तो सेम ही पॉइंट लिख दिया, लास्ट पॉइंट रिपीट है, उसके अंदर आप देख लो वही पॉइंट जो ऊपर थे दोनों, उसको मर्ज करके फिर से थर्ड पॉइंट बना दिया। उसके बाद आ रहा है सीजेशन वाला पॉइंट।
ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करना। सीजेशन में क्या बोला, इसको थोड़ा टेक्निकली अपने एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। यहाँ पे ऐसा बोला है कि CSR एक्टिविटी में आप एंटर तो हो गए, लिमिट क्रॉस कर ली, कभी ऐसा हो सकता है कि CSR एक्टिविटी करना हम बंद कर दें? क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, इसके ऊपर बात हो रही है। तो बोला डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि CSR एक्टिविटी से आप बाहर भी निकल सकते हो, बट एंट्री बहुत ईजी है, एग्जिट बहुत टफ है। एग्जिट में उन्होंने कुछ कंडीशंस ही ऐसी रखी है ना कि आप एक बार CSR की लिमिट से ऊपर गए, ये 3 लिमिट जो बोली थी, अगले 3 साल के लिए आप ट्रैप हो गए। एक बार अगर ये लिमिट क्रॉस हुई प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो आने वाले 3 साल में बिना देखे आपको CSR एक्टिविटी करनी ही करनी है। आया समझ में? अब 4th ईयर में अगर आपको CSR एक्टिविटी करना बंद करना है, तो वो तभी हो सकता है जब ईयर 1, 2, 3 में, तीनों साल में आपने ये 3 लिमिट में से एक भी लिमिट क्रॉस नहीं की। अगर वो 3 साल में किसी भी साल में ये 500 करोड़, 1000 करोड़, 5 करोड़ वाली कोई भी लिमिट आपने क्रॉस कर ली, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगले 3 साल के लिए फिर से CSR करना कंपलसरी है। तो उसका इफेक्ट जो है ना वो लॉन्ग टर्म तक रहता है, और उससे बाहर निकलने के लिए आपको लिमिट के नीचे रहना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली। ये इतना ईजी नहीं है। तो एंट्री पॉइंट बहुत ईजी है, एग्जिट में वो परेशान कर देते हैं। ये ईयर वाइज भी आप एग्जाम्पल लेके देख लो, थोड़ा रिलेट हो जाएगा। कुछ लिखना भी है तो फिर आप लिख लेना। अब एक पर्टिकुलर ईयर की अपने बात कर रहे हैं, सपोज 2018, ठीक है। 2018 में आपका जो प्रॉफिट है वो 5 करोड़ के ऊपर चला गया, मतलब लिमिट आपने जो है न्यूमेरिकल लिमिट जो है उसको क्रॉस कर लिया। अब इसका आगे क्या इम्पैक्ट है वो समझो। अगर ये ऐसा हुआ तो अगले साल 2019 में आपको CSR एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी हो गया। यहीं से आगे का भी मैंडेटरी हो गया। इवन 2020 के लिए भी CSR एक्टिविटी फिक्स हो गई और 2021 के लिए भी हो गई, क्योंकि इसका इम्पैक्ट 3 साल तक तो रहने ही वाला है। अब आगे की बात करें 2022 की, तो बोले इसमें CSR एक्टिविटी करनी पड़ेगी या नहीं, दैट विल डिपेंड कि 3 साल में क्या हुआ है। सपोज ऐसा मान लेते हैं कि 2019 में वो तीनों कंडीशंस में से कोई भी लिमिट आपने क्रॉस नहीं की, ना 500 करोड़, ना 1000 करोड़, ना 5 करोड़, ठीक है। तो फिर भी आपको CSR तो कंटिन्यू करना ही, ऐसा नहीं कि बंद कर देंगे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट 3 साल तक रहने वाला है। 2020 में आपने जो आपका पेड अप कैपिटल था वो 500 करोड़ के ऊपर, सॉरी नेटवर्थ बोला है ना, नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ के ऊपर चला गया। सपोज ऐसा हुआ तो ये लिमिट क्रॉस हो गई ना। अब बताए 2020 में जो ये हुआ उसका इम्पैक्ट अगले 3 साल तक रहेगा, 2021, 22 एंड 23। तो इसकी वजह से 23 तक CSR पक्का हो गया। समझ आए? तो निकलना इतना ईजी नहीं है। अब तो फिक्स हो ही गया, यहाँ तक तो CSR एक्टिविटी करनी है। फिर अगर आप इसके बाद सोचो कि अब 2024 में CSR एक्टिविटी करना बंद कर सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? 1, 2 और 3। ये 3 साल में अगर किसी भी साल में तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन क्रॉस हो गई, तो आगे के 3 साल भी आपके गए। तो CSR तो आपको करते ही रहना पड़ेगा, उससे बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट है। 3 ईयर्स तक कंटिन्यूअसली तीनों लिमिट से बच के रहना पड़ेगा, तो 4th ईयर में CSR बंद कर सकते हो। और क्या पता 4th ईयर में लिमिट क्रॉस हो जाए, आते हुए प्रॉफिट को रोकोगे क्या? 5 करोड़ प्रॉफिट कमा लिया, बस और गुड्स बेचना बंद करो, बिजनेस ही नहीं करना है, नहीं तो CSR करना पड़ेगा। ऐसा कौन करेगा? 2% खर्चा बचाने के लिए आप कमाई थोड़ी ना कम कर दोगे। तो जिसके ऊपर ही अप्लाई होना है उसके ऊपर होना ही है, और इससे बचने की कोशिश करने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप पैसे कमाओ ना, कंपनी ग्रो करो, इतना स्टाफ है, 2% CSR का काम तो मैनेजमेंट मिलकर कर ही लेगा, उस चक्कर में कमाई थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो वैसा तो होने वाला है नहीं। तो ऑब्वियसली CSR एक रूटीन बन जाएगा, कंपनीज कंटिन्यू कर सकती है। वैसा आपको ये लिखना है कुछ ईयर वाइज तो देख लो, और कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। ठीक है, नोट कर लिया, देखें आगे। अब नेक्स्ट बात हो रही है CSR कमेटी की। अगेन थियरी, शॉर्ट नोट आंसर। CSR कमेटी की बात हो रही है। कमिटीज़ के बारे में थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ क्या होता है एग्जैक्टली। आगे कंपनीज एक्ट में और भी चैप्टर्स में हम बात करेंगे कमिटीज़ की। कमेटी का मतलब है एक टीम बना दी, डेडिकेटेड टीम फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस। जैसे यहाँ CSR कमेटी बोला है, तो कंपनी में जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हम देखते हैं, डायरेक्टर्स मल्टीपल क्वांटिटी में होते हैं ना। 15 डायरेक्टर आप अपॉइंट कर लो, 10 डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, 15 से ऊपर जाना है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आप 25 अपॉइंट कर लो। अब कंपनी में ऐसे 20-25 डायरेक्टर्स हैं, इतने लोग ऑलरेडी है जो मैनेजमेंट कर रहे हैं। कोई भी छोटा डिसीजन लेना होगा
तो वो 25 लोग इकट्ठे होंगे, तो आपको क्या लगता है डिसीजन बेटर आएगा या खराब होगा? ज़्यादा लोगों के इन्वॉल्व होने से आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जो काम करने के लिए 2-4 लोग भी मिलकर डिसीजन ले सकते हैं, वहाँ 20 लोगों को बुलाओगे ना, काम बिगड़ता है। अपनी सोसाइटी की मीटिंग्स में देख लेना। इसलिए वहाँ एक कमेटी बनाते हैं ना कि तुम 4 लोग मैनेज कर लो भाई, हर छोटी मोटी, वो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है सोसाइटी का, हर छोटे मोटे मैटर के लिए ना वो कमेटी मेंबर ग्रुप में मैसेज कर रहा है, सब लोग अपना कंसेंट दे दो, ये काम करूँ कि ना करूँ। जितना पूछ करेगा ना, उतना 2-4 होते ही हैं कि वो कुछ ना कुछ अपने टांग अड़ाएंगे, काम होने नहीं देंगे। छोटे मोटे मैटर में वो खुद काम कर लेगा, किसी को पता भी नहीं चलना, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं आना। जितना आप पूछोगे ना उतनी मुसीबत है। ये चीज डायरेक्टर लेवल पे भी होने वाली है। हर छोटे डिसीजन में 20-25 लोग इन्वॉल्व होंगे। सबको क्या लगता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सुना जाना चाहिए। ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, वो अलग बात है, लेकिन कभी तो मेरी बात सुनो। गलत बोल रहा हूँ तो भी सुनो। पिछली बार आपकी बात मानी थी, इस बार मेरी बात मानो। बोले आप जो बात कर रहे हो वो रेलेवेंट नहीं है। बोले कोई बात नहीं, कभी तो बात मानो यार। फिर वो जिद पे अड़ जाएगा, तो हो चुका फिर काम, फिर तो ऐसे डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। बेटर मैनेजमेंट के लिए ये करना चाहिए कि अगर बड़ी टीम है ना, तो उसमें से आप स्मॉल टीम्स बना दो और उनको छोटे छोटे काम अलॉट कर दो, जिसमें अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ हो भी गया तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। डिसीजन एक के बदले दूसरा ले लिया तो कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट होने वाला है नहीं। तो इसके लिए कमिटीज बना दी जाती है। ये कमिटीज में और कोई नहीं है, डायरेक्टर्स ही हैं, जिनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 3-3 लोगों के ग्रुप में डिवाइड करते हैं यूजुअली, और उसको एक कमेटी का नाम देते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए। यहाँ जो अपना पर्पस है वो क्या है, CSR का डिसीजन मेकिंग। तो CSR के मैटर को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर्स में से कमेटी बना दी, उसको नाम दे दिया CSR कमेटी। क्लियर, ये पता चला। अब इसमें कितने मेंबर होने चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, वो क्वांटिटी यहाँ से एक बार देख लेते हैं तो आइडिया आ जाएगा। कंपनीज दैट ट्रिगर एनी ऑफ द अफोरसेड कंडीशन, वही 3 कंडीशंस की बात हो रही है कि आप CSR में कवर हो गए। दे मस्ट कंस्टिट्यूट अ CSR कमिटी of the board to formulate and monitor the CSR policy of a company. ठीक है। Section 135 requires the CSR committee to consist of at least 3 directors, including at least 1 independent director. तो 3 डायरेक्टर्स की कमेटी होगी, उनमें से एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ये जनरल क्राइटेरिया है। ठीक है, आगे भी इसमें कुछ बातें इससे रिलेटेड होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट में देख लो, बोला वेयर अ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इट शैल हैव इन इट्स CSR कमिटी 2 और मोर डायरेक्टर्स। अभी क्या बोला, नॉर्मली कितने, 3, और 3 में क्या बोला, एक इंडिपेंडेंट। बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना हर कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं होता है, ये भी बात ध्यान रखनी है। 149 सबसेक्शन 4 एलिजिबिलिटी बताता है कि कौन कौन सी कंपनीज के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है। अब आपकी कंपनी की सिचुएशन ये है कि 149(4) एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है, बट वो प्रॉफिट और ये सब लिमिट्स की वजह से आप CSR में आ चुके हो, तो CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। जब CSR कमेटी बनाने गए तब मालूम पड़ा 2 डायरेक्टर्स रेगुलर, एक इंडिपेंडेंट। बोले अपने यहाँ तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है नहीं, क्योंकि कंपलसरी नहीं है, तो अपॉइंट नहीं किया। तो अब क्या इतनी सी बात के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा स्पेशली? बोला जरूरत नहीं है। तो अगर आपके ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है, तो आप 3 डायरेक्टर की कमेटी मत बनाओ, 2 की बना दो। और वो जो एक बोला था ना 2+1 रेगुलर प्लस इंडिपेंडेंट, वो 1 को हम इग्नोर कर देते, वो कंडीशन आप पे नहीं लगाते। तो ये ठीक भी नहीं है ना। एक कमिटी है, मतलब क्या है, वही डायरेक्टर्स का जो ग्रुप है। एक छोटे से कंप्लायंस के लिए आपको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पूरा साल हायर करके रखना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, वो ज्यादा हो गया, उतना वर्थ नहीं कि उतना एफर्ट किया जाए। तो यहाँ पे रूल फ्लेक्सिबल कर दिया आपके, ये कंडीशन है। ठीक है, तो 2+1 वाले में से 1 हटा दिया। आगे, द CSR rules have relaxed the requirement regarding the presence of 3 or more directors on the CSR committee of the board in case where a private company has only 2 directors on the board। ये भी सेम बात हो गई। प्राइवेट कंपनी में उन्होंने बेसिक रूल में बोला हुआ है कि एक प्राइवेट कंपनी को मिनिमम 2 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होते हैं। तो मिनिमम पे भी आप रह सकते हो ना कि 2 ही डायरेक्टर है, तीसरा डायरेक्टर है नहीं। अब एक प्राइवेट कंपनी का प्रॉफिट अगर 5 करोड़ से ऊपर हो गया तो उनको भी तो CSR करना पड़ेगा। अब CSR की कमेटी बनाते टाइम वापस ये पॉइंट बीच में आएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करो, तो खर्चा क्यों बढ़ाना है फालतू का। तो बोला आप भी 2 डायरेक्टर से काम चला सकते हो, चलेगा, इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन आपके ऊपर नहीं है। द CSR कमिटी ऑफ अ फॉरेन कंपनी शैल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 2 पीपल। ये फॉरेन कंपनी के लिए स्पेसिफिक बोला, वेयर 1 और मोर पर्सन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया एंड अदर पर्सन इज नॉमिनेटेड बाय द फॉरेन कंपनी। तो एक एटलीस्ट ऐसा डायरेक्टर हो जो इंडिया में रेसिडेंट हो, वो प्रीवियस ईयर में उसका स्टे जो है इंडिया में 182 डेज वाला जो क्राइटेरिया पूरा करे, ये बोला। और एक डायरेक्टर बाकी जिसको रखना हो कंपनी सिलेक्ट कर सकती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बोर्ड की जो रिपोर्ट बनती है फाइनली, बोर्ड्स रिपोर्ट का एक सेक्शन है 134 सबसेक्शन 3, आपको वहां पे लिखना है तो लिख लो, बार बार बोलूंगा, लिखोगे तो अपने सेक्शन याद हो जाएगा। 134 सबसेक्शन 3 दैट इज रिगार्डिंग बोर्ड्स रिपोर्ट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साल के एंड में एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है, जिसमें उनको बताना पड़ता है कि पूरे साल में कंपनी में क्या मेजर इवेंट्स हुए, कंपनी का प्रोग्रेस कैसा है, फाइनेंशियली कंपनी कितना अर्न कर रही थी, क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ, नए प्रोजेक्ट्स हम क्या करने वाले, हमसे गलतियां क्या आई, सब कुछ लिखना पड़ता है कि
मेजर इवेंट्स क्या हुए, मिस हैपनिंग्स क्या है वो बतानी है। तो बोर्ड्स रिपोर्ट के अंदर जो डिस्क्लोजर्स करने हैं उसमें CSR के बारे में भी डिस्क्लोजर्स होते हैं, उससे रिलेटेड बता रहे हैं कि CSR कमेटी आपने बनाई उसमें कितने मेंबर हैं, कौन है, उसकी डिटेल यहाँ देनी पड़ेगी। तो ये वन ऑफ द पॉइंट हो गया जो बोर्ड रिपोर्ट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल 3 में एवरी कंपनी विच सीजेस टू बी अ कंपनी कवर्ड अंडर 135 एज पर द लिमिट स्पेसिफाइड देयर अंडर फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, ये वाली बात जो यहाँ पे कर रहे थे 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर वाली, shall not be required to constitute CSR committee and comply with the provision। ये तो इम्प्लाइड है ना, जब आप ये कंडीशन से बाहर हो गए तो अब CSR कमेटी कंटिन्यू करके क्या करोगे, तो उसका कोई नीड नहीं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आंसर, द फंक्शंस ऑफ CSR कमेटी। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है एग्जाम में, पहले 2 मार्क्स में आ सकता है आइडियली, क्योंकि 4 पॉइंट्स है उसके अंदर, हाफ मार्क का भी आप काउंट कर लोगे ना तो हो जाएगा। तो फंक्शंस ऑफ CSR कमेटी में देखिए क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बता रहे हैं कि कमेटी का फर्स्ट जो टास्क है दैट इज टू फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड अ CSR पॉलिसी। एक पॉलिसी का मतलब क्या होता है, एक जनरल रूल या एक सिस्टम जो हमने अपने एंटिटी के लिए ड्राफ्ट किया और अब उसी पॉलिसी पे हम काम करेंगे। रूल रेगुलेशंस फ्रेम करना कि कौन से एरियाज में, कौन से सब्जेक्ट पे, शेड्यूल 7 के हिसाब से हम कहाँ पे CSR एक्टिविटी करेंगे। तो वो एक बार पॉलिसी आप बना लो। टू रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी तो कर सकते हैं, तो कौन सी एक्टिविटी के लिए कितना पैसा आपको खर्च करना है वो सारा बजटिंग यहाँ पे आप करो। ये डिसीजन भी कमेटी ले सकती है। मॉनिटरिंग करते रहो कि जो मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और CSR पॉलिसी को भी टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहो, उसमें अगर कोई वेरिएशन की नीड है तो वो भी आपको करना चाहिए। ये सारा काम करने के लिए तो कमेटी बनाई थी, तो ऑब्वियसली इन्हीं का टास्क होगा। बाकी के डायरेक्टर्स ये सब एफर्ट करने नहीं बैठेंगे, उनके पास और भी काम है, उस सेंस में ही बोला हुआ है। बोलो, क्लियर यहाँ तक पता चला? बाकी की चीज़ें हैं CSR एक्टिविटी एंड ऑल, बट वो आज नहीं लेते क्योंकि उसकी लिस्ट और वो सब टैली करवाने में टाइम लगेगा। एक थियरी आंसर जो आप पढ़ के आ सकते हो बता देता हूँ, पेज 189 पे देख लो। एक CSR पॉलिसी करके आंसर है, वो मैंने अभी आपको जो समझाया है ना वही है, तो उतना पैराग्राफ आप पढ़ के ख़त्म कर सकते हो, उसमें मेरी नीड नहीं है। बस बाकी का चैप्टर फिर कल देखेंगे।